हेलो एंड वेलकम टू सिविल एजेई। स्टील का दूसरा लेक्चर है। स्टील के पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा विभिन्न प्रकार के स्टील के सेक्शन के बारे में देखा। हम लोगों ने सी सेक्शन देखा, आई सेक्शन देखा, एंगल सेक्शन देखा, प्लेट्स को देखा, फ्लैट्स को देखा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो डिफरेंट तरह के सेक्शन है इसको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर कोई स्टील स्ट्रक्चर बनेगा तो आपस में जुड़ेगा ही। तो जब वो आपस में जुड़ेगा तो किन माध्यमों से वो जुड़ सकता है, ठीक है। तो हम एक नोट्स तैयार किए हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। लिखते हैं कि मेंबर्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड बाय फास्टनर, या फास्टनर को ही कनेक्टर कहते हैं। तो स्टील का स्ट्रक्चर कैसे कनेक्ट होता है? तो फास्टनर्स के द्वारा। फास्टनर्स क्या होते हैं? तो फास्टनर है, रिवेट है, बोल्ट है और वेल्ड है। वो फास्टनरिंग का तरीका है, जोड़ने का तरीका है। इसमें से जो रिवेट और वेल्ड है ये एक परमानेंट फास्टनर है और बोल्ट जो है टेम्पररी फास्टनर है, ठीक है ना। बोल्ट, नट बोल्ट जानते होंगे। तो आप जानते हैं कि टेम्पररी, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि नट बोल्ट से अगर कोई चीज़ जोड़ा हुआ है तो उसको डीअसेंबल करना या फिर असेंबलिंग करना ही आसान है, यानी कि उसको जोड़ जोड़ के खड़ा करना आसान है। और उसको अगर हमको हटाना हो तो उसको जल्दी से खोल खोल के हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि रिवेट होता क्या है, किस चीज़ का बना होता है रिवेट? तो रिवेट जो बना होता है एक राउंड स्टील का बना होता है। रिवेट इज मेड अप ऑफ राउंड स्टील, ठीक है ना। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि रिवेट आप लोग देखे होंगे, तो रिवेट जो है ये राउंड स्टील जो है इसके माथे पे ये कैसा बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो पूरा बॉडी ये है ना, रिवेट का ये बॉडी कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका शैंक। मार्केट में आप जब रिवेट परचेज करने जाएंगे तो आपको रिवेट जो है शैंक के डाया के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जो साइज ऑफ रिवेट है वो कैसे स्पेसिफाई होता है। तो साइज ऑफ रिवेट जो होता है डायमीटर ऑफ शैंक से ही स्पेसिफाई होता है, ठीक है। तो रिवेट अभी मार्केट में दो तरह का आता है। मतलब कहने का मतलब है कि रिवेटिंग दो तरीके से होता है। एक होता है हॉट रिवेटिंग, एक होता है हॉट रिवेटिंग और एक होता है कोल्ड रिवेटिंग। अब बात समझिएगा ये क्या मतलब है हॉट रिवेटिंग और कोल्ड रिवेटिंग का। तो कोल्ड रिवेटिंग का मतलब है कि हम एक स्टील का, मेरा कोई सेक्शन है, मतलब स्टील प्लेट है, एक स्टील प्लेट यहाँ है और एक स्टील प्लेट यहाँ है। इसको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कैसे होगा? हमको एक होल करना पड़ेगा, है ना। एक होल करना पड़ेगा। जो होल है इसी को कहते हैं हम लोग रिवेट होल। इसी रिवेट होल में हम लोग रिवेट को डालेंगे और रिवेट को डाल के उसको उसके बाद उस पर हैमरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है कोल्ड रिवेटिंग। कोल्ड रिवेटिंग कहने का मतलब ये है कि बस रिवेट को उसके अंदर फंसाना है और हैमरिंग कर देना है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है कोल्ड रिवेटिंग। और हॉट रिवेटिंग क्या होता है? हॉट रिवेटिंग में हम लोग क्या कहते हैं कि रिवेट को पहले गर्म, एकदम पूरा गर्म करते हैं, पूरा हीट करते हैं एकदम, जब तक एकदम लाल हो जाए। उसके बाद इसके अंदर डाल के इसको फॉर्ज किया जाता है, उसके बाद हैमरिंग किया जाता है। तो इसी को कहते हैं हॉट रिवेटिंग। और बिना गर्म किए अगर हमको रिवेटिंग करना तो कहते हैं हम लोग कोल्ड रिवेटिंग। तो कोल्ड रिवेटिंग में पूछता है कि डायमीटर कितना से कितना लिया जाता है, रिवेट का डाया कितना से कितना चलेगा अगर हमको कोल्ड रिवेटिंग करना है। तो अगर आपको कोल्ड रिवेटिंग करना है तो रिवेट का डाया आपको चलेगा 12 mm से लेके 22 mm तक, नहीं से कम नहीं से ज़्यादा। ये कोल्ड रिवेटिंग का डाया है, ठीक है, रिवेट डाया। और अगर आपको हॉट रिवेटिंग करना है तो कितना डायमीटर लेके चलिएगा? 16 mm से लेके इसमें 30 mm तक आपका डायमीटर ऑफ रिवेट चलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। जो जो सब बता रहे हैं सब नोट्स में लिखा हुआ है। नोट्स आप PDF में डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट, कि रिवेट कितना तरह का होता है। ये बहुत ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन है कि आजकल ट्रेंड में है कि टाइप्स ऑफ रिवेट कौन कौन सा होता है। तो देखिए, रिवेट मुख्यतः तो 3 तरह का होता है। ऐसे आजकल चौथा वाला भी पूछ ले रहे हैं, तो देखिए क्या है। एक रिवेट का साइज अभी अभी देखने में कैसा था? इस तरह का था, मशरूम टाइप का दिख रहा है ना। तो ये जो रिवेट है इसका नाम है स्नैप हेड रिवेट। क्या नाम है इसका? स्नैप हेड रिवेट। इसी का एक और नाम है, इसको बटन जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बटन हेड रिवेट।
बटन हेड रिवेट भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है राउंड हेड रिवेट। ये सब ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा है होता है एक पैन हेडेड रिवेट। देखने में कुछ इस तरह का होता है आपका पैन हेडेड रिवेट। अब पैन मैंने जानते हो कि पैन मैंने होता है कढ़ाई, तो कढ़ाई तो है लेकिन उल्टा हुआ कढ़ाई है ना। ये आपको अंडा बनाने वाला पैन है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, इसका नाम है पैन हेड रिवेट। और एक और रिवेट जो हम लोग पढ़ेंगे, उस रिवेट का नाम है काउंटर शंक रिवेट। काउंटर शंक रिवेट, इसका साइज देखने में कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कैसे, तो पूछ सकता है, एक तो फोटो देके पूछ सकता है बता दी कौन रिवेट है, और नहीं तो दूसरा क्या पूछता है कि ये जो हेड है, अब जैसे स्नैप हेड के बारे में बात कर रहे हैं कि स्नैप हेड रिवेट का जो हेड है उसका डायमीटर कितना है, कि इसका तो डी है ये है ना, इसका हेड का डाया कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1.6 डी होता है, यानी कि इस डी में 1.6 से गुना कर दिए, यानी कि इसका 60 गुना ज्यादा होता है ना, ठीक है। उसके बाद पूछता है हेड का हाइट कितना होता है, तो ये होता है 0.7 इंटू डी, ठीक है। सबसे मजेदार बात यह है कि जितना स्नैप हेड का होता है वही वैल्यू आप पैन हेड में भी घुसा दीजिएगा तो एक पे दूसरा फ्री आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पैन हेड का होता है 1.6 डी और इसका हाइट भी उतना ही जितना कि स्नैप हेड का होता है, हम बता चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लीजिए, इसका तो नाम नहीं लिखे ना, इसका नाम है काउंटर शंक, है ना, काउंटर शंक रिवेट। तो काउंटर शंक का देखिए, काउंटर शंक का जो होता है वो हेड का डाया इसका है 1.5 डी और इसका हेड का हाइट जो है वो है होता है 0.43 डी। तो यहाँ पे आपको फंसा कैसे लेगा, पहले इतना याद हुआ कि स्नैप हेड का कितना होता है, स्नैप हेड का और पैन हेड का सेम होता है। तो काउंटर शंक पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अब क्वेश्चन का क्या भरोसा कैसे पूछ दे, लेकिन काउंटर शंक का थोड़ा देख लीजिए, रुकिए। हाँ, तो काउंटर शंक का पहले हम एक बना रहे हैं काउंटर शंक रिवेट। ठीक है, तो काउंटर शंक रिवेट का ऐसा है कि अगर ऐसे करने के बाद ही ऐसा रहेगा फोटो, अब बोलेगा यहाँ से इसका स्पेसिफाई होता है कि 60 डिग्री काउंटर शंक है। अगर 60 डिग्री काउंटर शंक है तब कितना होगा हेड का डाया, अगर यही 90 डिग्री काउंटर शंक है तो कितना होगा इसका हेड का डाया, अगर 120 डिग्री काउंटर शंक है तब कितना होगा डाया। हालांकि ज़्यादातर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो 60 डिग्री वाला ही है और यहाँ जो हम वैल्यू कर रहे हैं वो 60 डिग्री वाला ही कर रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में पूछ ले, है ना, कि भाई 90 डिग्री वाला बताओ, है ना, तो 90 डिग्री वाला जो होता है हेड का डाया वो होता है आपका 1.5 डी ही होता है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.5 डी। 60 डिग्री वाला था 0.43 डी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और जो 90 डिग्री वाला का जो है वो होता है 0.5 डी। अगर 120 डिग्री वाला पूछे भाई साहब तो क्या करिएगा, तो 120 डिग्री वाला काउंटर शंक का जो हेड डाया है वो होता है 2D और ये जो हाइट है इसका ये होता है 0.29 डी, ठीक है। काउंटर शंक समझ गए, और नीचे हम लिख भी दिए हैं, अगर मान लीजिए, है ना, कि 90 डिग्री काउंटर शंक में हेड डाया 1.5 डी, हाइट ऑफ हेड 0.5 डी, और 120 डिग्री वाला काउंटर शंक में ये समझ लीजिएगा कि 2D हेड आया है और 0.29 डी जो है वो हाइट ऑफ हेड आया है, ठीक है ना। एक और लास्ट हो जाता है, पूछ लेता है, वो है फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट, तो फ्लैट हेड रिवेट कुछ ऐसा बना लीजिए, ठीक है। इसमें जो है ये जो हेड आया है ये 2D होता है, यानी कि इसका दुगना, ठीक है, और ये वाला जो होता है इसका ये हेड हाइट 0.5 डी होता है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। उससे पहले एक दो बात और सुन लीजिए कि ये जो जितना भी हम अभी रिवेट बनाए, स्नैप हेड बनाए, पैन हेड बनाए, है ना, तो उसमें जो ये वाला जो डायमीटर ऑफ शैंक है इसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं। बस अभी के लिए दिमाग में रख लीजिए, आगे तो इस पर बात होगा ही कि इसको नॉमिनल डायमीटर कहते हैं, इतना दिमाग में रख सकते हैं अभी,
बिल्कुल रखना होगा। ठीक है, तो ठीक है, यही यानी कि ये वाला चीज़ है, ये नॉमिनल डायमीटर है। शैंक का डाया को नॉमिनल डायमीटर कहते हैं, बस अभी भर के लिए दिमाग में रख लिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन का टाइमिंग। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर है, जवाब देना है आप लोग को। द हाइट ऑफ स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज टू, कि स्नैप हेड का जो हाइट है उसको कितना स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो अगर आप लोग को याद होगा कि पैन हेड या स्नैप हेड का जो हाइट होता है वो 0.7 D होता है और इसका हेड का डाया 1.6 D होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 डाया ऑफ रिवेट, 0.7 डाया ऑफ रिवेट, 0.9 डाया ऑफ रिवेट, 0.8 डाया ऑफ रिवेट। तो आंसर है 0.7 डाया ऑफ रिवेट। ओके, दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेट इज यूज फॉर जनरल स्ट्रक्चरल वर्क। तो सबसे बेसी बार हम फोटो इसी का बनाए हैं, तो भाई साहब यही जो है यूज होता है जनरल स्ट्रक्चरल वर्क में, स्टील स्ट्रक्चरल वर्क में। तो इसका आंसर क्या मारिएगा, पैन हेड की स्नैप हेड की फ्लैट हेड की काउंटर संक रिवेट। तो स्नैप हेड, ऑप्शन नंबर बी मारा जाएगा। तीसरा सवाल है स्नैप हेड ऑफ रिवेट, स्नैप हेड ऑफ ए रिवेट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, स्नैप हेड को और क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है पहला राउंड हेड, बटन हेड, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट। तो तीन नाम है इसका, यहाँ दो ही नाम दिया हुआ है, एक तीन नाम तो तीनों जोड़ के हो ही जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, पढ़ाया हुआ है। साइज ऑफ रिवेट होल, साइज ऑफ रिवेट होल कितना होता है, इक्वल होता है रिवेट के कि कम होता है कि ज्यादा होता है। तो साइज ऑफ रिवेट होल हम पढ़ा चुके हैं कि रिवेट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ रिवेट होल इज मोर देन साइज ऑफ रिवेट। ठीक है, डायमीटर ऑफ हेड ऑफ बटन हेड रिवेट, डायमीटर ऑफ हेड ऑफ बटन हेड, तो बटन हेड स्नैप हेड तो एक ही बात ना हो रहा है, वो बटन हेड पूछे चाहे आपको राउंड हेड लिख के दे, है ना। तो आंसर क्या मानना है, 1.6 D, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है आपको बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। तो देखिए, अगर सपोज करिए कि मेरे पास ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, कागज नहीं है, ये प्लेट है दो, ये दो प्लेट को हमको आपस में जोड़ना है। तो इसको जोड़ने का दो ही तरीका है। एक तो ये है कि आप एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद जो है रिवेटिंग कर दिए। यहाँ रिवेटिंग करने का मतलब कि यहाँ रिवेट होल बनाइए, यहाँ रिवेट होल बनाइए, यहाँ रिवेट होल बनाइए और वहाँ पे रिवेट डाल के फोर्जिंग कर दीजिए। ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास दो प्लेट है, दो प्लेट को आपस में मिलाइए, मिलाने के बाद इसको एक ऊपर में कवर प्लेट डाल के इसको रिवेटिंग कर दीजिए। और मजबूत बनाना है तो नीचे में भी जो है से कि एक ठो कवर प्लेट डाल दीजिए। ठीक है ना। तो ये दो तरीका होता है हमको रिवेट का जॉइंट बनाने का। इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, अभी जो देखें यहाँ पे इन लैप जॉइंट, पहला जो था जो हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिए, इसका नाम है लैप जॉइंट। ठीक है, कि इन लैप जॉइंट द मेंबर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जैसे कि जो किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। ठीक है, लैप जॉइंट दो तरह का होता है, एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है, एक डबल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है। जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ाया और एक रो में रिवेट मारा है, एक ही रो में रिवेट मारा हुआ है, तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कहलाता है ये। इसका साइड व्यू है, देख सकते हैं, इसका प्लान है। ठीक है, अच्छा, डबल रिवेटिंग में यही दो ही है, एक प्लेट नीचे प्लेट दूसरा प्लेट चढ़ाया और दो रो ऑफ रिवेटिंग कर दिया, तो इसको कहते हैं डबल रिवेटिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव इसमें जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि द लोड इन द लैप जॉइंट इज इसेंट्रिक, मिनिमम 2 रिवेट्स आर प्रोवाइडेड इन लैप जॉइंट। दो ऑब्जेक्टिव है कि कम, अगर हम लैप जॉइंट कर रहे हैं तो मिनिमम कै गो रिवेट डालेंगे, तो मिनिमम 2 होना चाहिए, एक होगा तो नहीं चलेगा, मिनिमम 2 रिवेट। ये एक बात हो गया। और बोलता है कि लैप जॉइंट पे जो लोड आता है वो इसेंट्रिक होता है। तो इसेंट्रिक क्या होता है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, अगर आप पहले से जानते होंगे तो अच्छा बात है। देखिए, मान ये एक कॉलम है, कॉलम मतलब वही पिलर जिसको आप कहते हैं, है ना। तो अगर
लोड जो है इसका सीजी पे लग रहा है, इसके सीजी के लाइन पे यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लाइन पे अगर लोडिंग लग रहा है, या पी लोड है यहाँ पे, ये पी लोड अगर जो है इसके सीजी के लाइन के अलॉन्ग लग रहा है तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर यही लोड जो है इसके सीजी पे न लग के या तो इधर लग जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसका लोडिंग जो है इसेंट्रिक हो गया, ठीक है ना। तो लैप जॉइंट में यही होता है, तो लैप जॉइंट में यही होता है। लैप जॉइंट देखिए हम बना रहे हैं, तो लैप जॉइंट में क्या होता है, एक सिंगल रिवेटिंग भी दिखा दिए। लैप जॉइंट में जो लोडिंग जो लगता है ना, ये देखिए इसमें टेंसाइल लोडिंग लग रहा है, हो सकता है कभी कंप्रेसिव भी लगे। तो जो लोड का डायरेक्शन है कहाँ है, इसका सीजी पहले हम लोगों ने पता करना होगा कि लैप, ये जो लैप जॉइंट है इसका सीजी कहाँ है। तो क्या होता है कि इसका सीजी पर लोड नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि लैप लोड इन द लैप जॉइंट इज इसेंट्रिक। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं जो दूसरा वाला सीखा है कि दो प्लेट को ऐसे कनेक्ट किया, फिर इसके ऊपर एक कवर डालने के बाद यहाँ पर यहाँ रिवेटिंग कर दिया, तो ये होता है आपका बट जॉइंट। ये हम सिंगल कवर डाले तो सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर समझे कि दो प्लेट डाला उसके ऊपर एक कवर डाले तो ये सिंगल कवर, और एक और कवर डालना है तो नीचे से डाल दिए, ये दोनों के नीचे एक कवर डाल के जब रिवेटिंग कर दिया तो ये कहलाता है डबल कवर रिवेट जॉइंट। ठीक बात है, आई होप समझ गए होंगे। तो इसका नोट्स में देख लीजिए कैसा है लिखा हुआ। तो ये है आपका डबल कवर रिवेट जॉइंट। हाँ, तो इन बट जॉइंट द टू प्लेट्स आर टू बी कनेक्टेड, जो दो प्लेट को कनेक्ट करना है उसको प्लेस्ड एंड टू एंड प्लेस किया जाता है, एंड टू एंड प्लेस किया जाता है। हाँ, एंड एडिशनल प्लेट्स, और एडिशनल एक अलग से प्लेट जिसको कि कवर प्लेट कहते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है, ईदर ऑन वन साइड और बोथ साइड, या तो एक साइड करिए दोनों साइड करिए। ठीक है, यहाँ फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इफ कवर प्लेट इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द मेन प्लेट ये वाला मेन प्लेट है, नीचे वाला ये मेन प्लेट है, मेन प्लेट के ऊपर अगर कवर प्लेट डाल दिया गया तो ये कहलाता है सिंगल कवर बट जॉइंट। तो सिंगल कवर बट जॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही रो में जो है कि इसमें रिवेटिंग किया गया है। ठीक बात है। चलिए, अब है कि इफ कवर प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ मेन प्लेट है बीच वाला, आपको पता है कि दोनों मेन प्लेट में अगर दोनों साइड जो है कवर प्लेट डाला गया है तो इसको कहते हैं डबल कवर बट जॉइंट। यहाँ पर मान लीजिए एक रो रिवेट यहाँ भी रहे, एक रो रिवेट यहाँ भी रहे, तो ये कहलाएगा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, बट जॉइंट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे सीखेंगे, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कुछ था नहीं। अब सीखेंगे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ रिवेट, यानी कि रिवेटिंग जो हम लोग करते हैं उसमें रिवेटिंग का अरेंजमेंट कैसा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए कि एक लाइन में रिवेट लगा दिए, तो इसको क्या कहेंगे, कहीं पे तो अरेंजमेंट ऑफ रिवेट तीन तरह का होता है, एक होता है चेन रिवेटिंग, एक होता है जिगजैग रिवेटिंग, तो डायमंड रिवेटिंग। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं इसलिए इसको स्पीड में ले जा रहे हैं, ठीक है, बाकी तो नोट्स में आपको मिलेगा ही। तो चेन रिवेटिंग कैसा होता है, तो देखा जाए चेन रिवेटिंग यानी कि रो वाइज अगर हो तो उसको चेन रिवेटिंग कहते हैं। तो चेन रिवेटिंग आपको लैप जॉइंट में भी दिखा रहे हैं, बट जॉइंट में दिखा रहे हैं। लैप जॉइंट दिख रहा हुआ, एक प्लेट के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है, यहाँ पे रो में रिवेट है तो इसको कहेंगे चेन रिवेटिंग इन लैप जॉइंट। यहाँ बट जॉइंट देखिए दो मेन प्लेट है, इसके ऊपर एक छोटा सा कवर प्लेट डाले हैं और उसमें हम एक रो में सब दिखाए हैं, तो ये चेन रिवेटिंग इन बट जॉइंट है, समझ गए। अब जिगजैग रिवेटिंग को ही हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग, है ना। तो जिगजैग रिवेटिंग का आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, ये लाइन लिख देगा और बोलेगा कि भाई बताओ ये कौन सा रिवेटिंग है, तो इसका लाइन पढ़िए। बोलता है इट इज अरेंज इन सच अ वे दैट एवरी रिवेट इज इन द मिडल ऑफ टू रिवेट ऑफ अपोजिट रो, यानी कि अपोजिट रो के दो रिवेट के बीच में एक रिवेट अगर आ जाए तो उसको कहते हैं स्टैगर्ड रिवेट, समझे। अपोजिट रो का दो रिवेट के बीच में अगर एक रिवेट आ जा रहा है उसका अपोजिट वाला, तो इस तरह का रिवेट जो कहलाता है स्टैगर्ड रिवेट कहलाता है। ठीक है, समझ गए। और ये जो स्टैगर्ड रिवेट है इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये कभी भी 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2D से कभी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें डी क्या है, डी है रिवेट होल। रिवेट होल हम बता चुके हैं कि देखिए जो रिवेट का डाया होता है, पुनः दोहरा रहे हैं, एक बार पहले ही बोल चुके हैं कि रिवेट का जो डाया होता है, रिवेट का डाया को कहते हैं हम लोग, यानी कि जो शैंक का डाया है ये कहलाता है नॉमिनल डायमीटर कहलाता है ना। और ये जो रिवेट घुसेगा किसमें, ये रिवेट किसी
प्लेट में नहीं घुसेगा जी। तो ये जो छेद है प्लेट का, ये कहलाता है रिवेट होल। इसको डिनोट करते हैं छोटका डी से, और जो रिवेट होल है ना जी, इसको डिनोट करते हैं बड़ा डी से। तो इस रिवेट होल के दुगना से कभी भी कम नहीं होना चाहिए ये दोनों जो स्टैगर्ड जो रिवेटिंग में ये दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अब आगे हम लोग लास्ट बात करेंगे। लास्ट अरेंजमेंट जो होता है चेन ये रिवेटिंग का, वो होता है डायमंड रिवेटिंग, या इसको ट्रायंगुलर रिवेटिंग कहते हैं। इसका भी आपको डेफिनेशन पूछ सकता है कि कौन सा अरेंजमेंट है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। इन दिस रिवेटिंग नंबर्स ऑफ रिवेट इन रो डिक्रीजेज। नंबर ऑफ रिवेट जो रो में है वो घटते जा रहे हैं। देखे इस रो में 3 ठो है, इस रो में 2 ठो है, इस रो में 1 ठो है। तो ये बोलता है इन दिस रिवेटिंग नंबर ऑफ रिवेट्स इन रो डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इनर मोस्ट रो टू द आउटर मोस्ट रो। इनर मोस्ट रो ही है ना, इस प्लेट का इनर मोस्ट रो है। इनर मोस्ट रो से आउटर मोस्ट रो जैसे जाएंगे, इनर मोस्ट रो से आउटर मोस्ट जैसे जैसे जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है रिवेट की संख्या घटती जाती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बनता है कि डायमंड रिवेटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ बट ज्वाइंट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लैप ज्वाइंट में इस्तेमाल नहीं होगा। कॉमन सेंस लगाइए ना जी, ऐसा कैसे डायमंड कैसे बना पाएंगे हम लोग लैप ज्वाइंट में? नहीं बना पाएंगे। लैप अगर करेंगे तो सिर्फ ऐसा ही हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो डायमंड रिवेटिंग जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवेटेड ज्वाइंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जितना बात कहे हैं अगर उतना किया जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो अरेंजमेंट हो गया और हम लोग ज्वाइंट भी सीख लिए। अब आगे, तो अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सीखेंगे स्पेसिफिकेशंस को। कुछ स्पेसिफिकेशन जानेंगे कि रिवेटिंग करने के दौरान क्या स्पेसिफिकेशन है। तो 2 प्लेट लेते हैं हम लोग और उसको रिवेटिंग से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी दिया हुआ है, लेकिन एक और लाइव, ताकि आप लोग भी खुद से इसको कर सकें, है ना। तो एक प्लेट बनाइएगा, इसके ऊपर ओवरलैप ही करा लीजिएगा। बट ज्वाइंट में भी सीख सकते हैं, लेकिन लैप में सीखना ज़्यादा आसान है। तो चलिए ठीक है, इस दिशा में फोर्स दिखा दीजिए। मेरे ख्याल से बाहर जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर ले। हाँ ठीक है, फ्रेम में फोर्स का डायरेक्शन दिखा दीजिए, इधर टेंसाइल फोर्स लगता हुआ। ठीक है, अब इसमें रिवेटिंग कर दिया जाए। चेन रिवेटिंग ही कर लेते हैं। चेन रिवेटिंग हो रहा है, मिनिमम लैप है तो भाई मिनिमम 2 तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मिनिमम 2 दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। 2 कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। इधर भी तो कंसेक्यूटिव रिवेट इधर भी तो है, तो इधर के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है। तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन है जो हम लोग को अभी देखना है। तो देखिए यहाँ फोर्स लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फोर्स के माध्यम से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है या ये डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ हम लोग जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं, एक टर्म आता है पिच। तो अभी आप लोग पिच से रूबरू होइएगा। दूसरा है गेज से रूबरू होइएगा। तीसरा है एंड डिस्टेंस से रूबरू होइएगा। और एक होता है एज डिस्टेंस। ये 4 चीजें अभी आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए फोर्स की दिशा में ध्यान दीजिएगा वर्ड पे कि जो फोर्स की दिशा है, फोर्स की दिशा में 2 कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम लोग पिच। गॉट इट। और फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा यानी कि ये जो है ये कहलाता है हमारा गेज। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है गेज है, ये डिस्टेंस गेज है, ये डिस्टेंस गेज है, ये डिस्टेंस गेज है, ये डिस्टेंस पिच 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 है। समझ में आया? तो ये दोनों का काम तो खत्म। ठीक है, तीसरा है एंड डिस्टेंस। तो एंड डिस्टेंस का डेफिनेशन भी हमको फोर्स के रिस्पेक्ट में ही पता चलता है। तो देखिए कि सेंटर ऑफ रिवेट से जो नियरेस्ट एज होगा, तो नियरेस्ट एज देखिए एक तो ये भी है, एक नियरेस्ट एज ये भी है। लेकिन अगर फोर्स की दिशा में नियरेस्ट एज है यानी कि पैरेलल टू फोर्स है तो इसको कहते हैं एंड डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? एंड डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस। और वही फोर्स के परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस कहलाता है एज डिस्टेंस। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब जैसा नोट्स में है वैसा हम लोग देख लेते हैं। ठीक
ठीक है, तो चलिए, पिच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रिवेट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा इधर है, तो कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रिवेट, दो कंसेक्यूटिव रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस है फोर्स की दिशा में, वो पिच कहलाता है। पॉइंट क्लियर? गेज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रिवेट इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो रिवेट के बीच में जो दूरी है वो गेज कहलाती है। ठीक, एंड डिस्टेंस बता ही दिए हैं कि सेंटर ऑफ रिवेट से जो नियरेस्ट एज है, अगर वो फोर्स की दिशा में है तो वो कहलाता है एंड डिस्टेंस, यानी कि आपका ये वाला यहाँ भी दिखाया है, ये एंड डिस्टेंस है। ठीक है ना। फिर एज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है कि सेंटर ऑफ रिवेट से नियरेस्ट एज, लेकिन नियरेस्ट एज कौन सा होना चाहिए? फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा में, तो इसको कहते हैं हम लोग एज डिस्टेंस। ऐसा कहीं नहीं पढ़े होंगे आप लोग फोर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो खैर इट इज अब इसमें कुछ कुछ वैल्यू है जो न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछा जाता है। पूछेगा आपसे कि मिनिमम पिच का वैल्यू कितना है। मिनिमम पिच यानी कि दो रिवेट के बीच में मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम दूरी होना चाहिए 2.5 इंटू डी। डी आपको पता है नॉमिनल डायमीटर है। ठीक, फिर एक एज डिस्टेंस में पूछता है कि मिनिमम एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज डिस्टेंस ये वाला मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 2D होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव है 2 ठो जो बहुत ज़्यादा पूछता है, उसको हम देखते हैं। ये बोलता है कि मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस कितना लेना है फॉर मशीन फ्लेम कट, यानी कि जो प्लेट है, ये वाला जो प्लेट है उसको मशीन से काटा गया हो, अगर इसका जो किनारा है, अगर इसको मशीन से कट किया गया है तो एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस कितना लेना है। और दूसरा सवाल पूछता है कि मिनिमम एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस कितना लेना है अगर उसको हाथ से काटा गया है। हाथ से काटा गया है या उसको शीयर्ड हम लोग कैसे चलाते हैं, वो लोहा काटने वाला जो टेंशन आदि से काटते हैं तो क्या होगा, शीयर ही तो कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आगे शेयर समझाएंगे। तो खैर सवाल पूछा कि मशीन फ्लेम कट हो तो एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस कितना लेना है, या फिर मतलब हैंड कट हो तो कितना लेना है। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मशीन फ्लेम कट है तो 1.5 इंटू होल डाया लेना है, यानी कि बड़ा वाला डी, और अगर हैंड कट है तो 1.7 इंटू होल डाया लेना है, यानी कि बड़ा वाला डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रिवेट होल्स का। ठीक है ना, रिवेट होल के बारे में ही बात करेंगे कि रिवेट होल हम लोग को कितना लेना है। एक ऑब्जेक्टिव पीछे छूट गया, यहाँ पे था कि साइज ऑफ रिवेट इज मोर देन साइज ऑफ रिवेट होल इज मोर देन साइज ऑफ रिवेट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखिए ये रिवेट होल है, तो ये रिवेट होल है और आपके पास एक रिवेट है, आपको इसमें डालना है। तो आप क्या चाहिएगा कि किसका साइज बड़ा हो, इसका साइज बड़ा हो या इसका साइज बड़ा हो। ठीक है ना, आपका जो भी रिवेट का साइज होगा उससे चाहिएगा ना कि इससे ज़्यादा हो, तब ना आसानी से घुसेगा। ही थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि पूरा ढीला ढाला नहीं हो, तो इससे कितना बड़ा हो रिवेट होल। ठीक है ना, तो बराबर तो कर नहीं सकते, तो घुसेगा नहीं, तो इससे कितना बड़ा लिया जाए, है ना, इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रिवेट होल में हम लोग यही देखेंगे। रिवेट होल को हम लोग ग्रॉस डायमीटर भी कहते हैं, ग्रॉस डायमीटर भी कहते हैं। पिछला बार हम आपको सिखाए थे कि रिवेट का जो डायमीटर है इसको क्या कहते हैं, रिवेट का जो डायमीटर इसको नॉमिनल डायमीटर कहते हैं, है ना, नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। और अभी हम सिखा रहे हैं कि रिवेट होल का जो डायमीटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो रिवेट होल का डायमीटर को हम लोग ग्रॉस डायमीटर कहते हैं। तो हम लोग अभी ग्रॉस डायमीटर ही निकालने सीखना है। ठीक है ना, तो अगर कहता है कि अगर आपका जो रिवेट है उसका डाया अप टू 25 mm है, अप टू 25 mm है, तो ग्रॉस डाया यानी कि रिवेट होल हमको लेना पड़ेगा। ग्रॉस डाया जो हम लोग को लेना पड़ता है उसको क्या करना होगा, 25 mm में हम लोग ऐड कर लेंगे 1.5 mm, यानी 1.5 अप टू 25 mm है, तो 25 mm तक है
यानी कि मान लीजिए 12 mm का है तो इसमें वो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1.5 mm जोड़ना पड़ेगा। 16 mm का है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1.5 mm जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे जोड़ के जो है हम लोग को मिलता है ग्रॉस डाया। ठीक है, लेकिन यही बात अगर हो कि रिवेट का जो डायमीटर है, रिवेट का जो डायमीटर है वो 25 mm से ज्यादा है। क्या है, 25 mm से भाई साहब ज्यादा है, नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ लिखना है कि रिवेट का डाया अगर जो है कितना हो, 25 mm से ज्यादा हो रिवेट का अगर डाया, तो क्या करना होता है, ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए, ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए हमको नॉमिनल साइज का, यानी कि नॉमिनल साइज में, नॉमिनल साइज मतलब रिवेट का साइज, इसका नॉमिनल साइज में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 mm जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ गए। देख भी लीजिए कि अगर अप टू 25 mm है, 25 mm तक है, तो जो भी नॉमिनल साइज रहेगा हमारा, नॉमिनल साइज जो भी रहे, 12, 13, 14 जो भी रहे, 12 से लेके 25 तक, उसमें 1.5 जोड़ देंगे। और अगर 25 से ज़्यादा रहा, मोर देन 25 mm, तो उसमें 2 mm जोड़ना पड़ेगा। गॉट इट, समझ गए। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। आगे में हम लोग पिच पीछे पढ़े थे, है ना। तो पिच में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स की दिशा में दो रिवेट के बीच में जो दूरी है वो होता है पिच। और पिच का हम लोग न्यूनतम दूरी सीखे कुछ देर पहले। न्यूनतम दूरी कितना होता है पिच का, अगर याद हो तो, मिनिमम पिच। तो मिनिमम पिच हम लोगों ने सीखा 2.5D। अभी हम लोग को सीखना है मैक्सिमम पिच कितना ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पिच, यानी कि दो और रिवेट के बीच में मैक्सिमम दूरी कितना रह सकता है ना। तो मैक्सिमम दूरी जो है वो हम लोग का IS कोड 800/2007 में स्पेसिफाई है कि अगर वो कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर कहने का मतलब कि मान लीजिए ये लैप जॉइंट ही है ना। तो इस लैप जॉइंट में कंप्रेस हो रहा है, तो इसके बीच में जो रिवेट का जो हमको दूरी लेना है, ये कितना लेना है, एक रिवेट यहाँ है ना, दो रो ऑफ रिवेट रखे हैं, तो इसके बीच में मैक्सिमम दूरी कितना रख सकते हैं। तो अगर वो कंप्रेशन मेंबर है तो 12T या 200 mm, जो भी इसमें से कम होगा वही लेंगे, विच एवर इज लेस वही लेंगे। और अगर ये टेंशन मेंबर अगर यही है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा पिच का वो लिया जाता है 16T या 200 mm, जो भी कम हो, विच एवर इज लेस। ठीक है, अब तीसरा आता है टैकिंग रिवेट। तो टैकिंग रिवेट क्या होता है, ये दोनों देख लीजिए, कंप्रेशन मेंबर हो तो मैक्सिमम पिच कितना, 12T या 200 mm जो भी कम हो। टेंशन मेंबर हो तो कितना लेना है, 16T या 200 mm जो भी कम हो। टैकिंग रिवेट क्या होता है, तो देखिए टैकिंग रिवेट यूं समझिए कि हम रिवेटिंग तो किए हैं, लेकिन वो रिवेट पे कोई लोड नहीं आ रहा है, बस उसको एक यूनिट बना के रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि वो अपने जगह से हिले डुले नहीं, ऐसा जैसे कि 2 मेंबर है यार, ये देखिए 2 मेंबर कैसा है, 2 एंगल सेक्शन ले लेते हैं हम लोग। ये एक एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, और एक और एंगल सेक्शन यहाँ पे हमको जोड़ना है। ठीक है ना, इसमें कोई लोड नहीं आ रहा है, बस उसको ऐसा करना है कि दोनों एक यूनिट जैसा बिहेव करे। तब जो ये लोग कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिवेटिंग करेंगे ना, यहाँ पे जो रिवेटिंग करेंगे, यहाँ कनेक्ट करने के लिए जो रिवेटिंग कर रहे हैं, इसी को टैकिंग रिवेट कहता है। टैकिंग रिवेट कोई लोड वगैरह नहीं लेता है, तो इसमें मैक्सिमम पिच तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कितना ज्यादा, तो टैकिंग के केस में मैक्सिमम पिच जो लिया जाता है भाई साहब, वो लिया जाता है 32T या 300 mm, इसमें से जो कम होगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो नोट्स में ऐड है अपना, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे, तो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के बारे में और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के बारे में, कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकलता है। तो एक टर्म आया स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कैसे होगा, बात उस पर बात करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, स्ट्रेस बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, स्ट्रेस बराबर फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो अगर हमको फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया।
ठीक है। अच्छा, यही जो फोर्स है ना, यही जो बल है, इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेंथ। यहां तक बात समझा? ठीक है। तो पहले स्ट्रेस क्या होता है, तब आप स्ट्रेंथ भी समझ जाइएगा स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन आपको आता होगा मेरे ख्याल से कि इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, स्ट्रेस क्या है? यह एक आंतरिक, हाँ, आंतरिक रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई, सपोज करिए कि आपके पास कोई बॉल है, ठीक है ना, उस बॉल को आज ऊपर से दबा रहे हैं, तो आप बॉल को ऊपर से दबा रहे हैं, तो जैसे कि हम, बॉल तो है नहीं है, तो हम इस पे ही, बोर्ड पे ही बता रहे हैं कि बोर्ड पे हम लोगों ने फोर्स लगाया। तो फोर्स जो हम जहाँ पे लगा रहे हैं, तो कितना एरिया पे लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि मेरा जो एरिया ये है और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स कहाँ लग रहा है? इतना एरिया पे लग रहा है। तो ये क्या, ये स्ट्रेस है? नहीं, ये प्रेशर है। क्योंकि हम लोग क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये प्रेशर है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये है कि हम जो फोर्स पर यूनिट एरिया बाहर से लगा रहे हैं, तो उसके विरोध में इस मटेरियल के अंदर से जो अपने आप को बचा रहा है कि हम टूटे ना या डिफॉर्म ना हो, वो जो फोर्स अंदर से लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेस। ठीक है ना। बॉल को दबा रहे हैं, नहीं दब रहा है, इसलिए नहीं दब रहा है क्योंकि जितना एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं उतना एरिया से वो भी काउंटरैक्ट कर रहा है, वो भी अंदर से आंतरिक बल लगा रहा है। वही है हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में आप लोगों ने एक जानते होंगे स्ट्रेस, भाई साहब, कम से कम दो स्ट्रेस के बारे में भी हम बताएंगे। एक समझिए नॉर्मल स्ट्रेस, और एक समझेंगे हम लोग अभी शियर स्ट्रेस, क्योंकि अभी शियर की चर्चा होगी। शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए, सपोज करिए कि ना, कि एक केक है यहाँ, ठीक है, एक केक है। अब केक तो ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एक केक का ऊपर वाला समतल एरिया है, ठीक है ना, और हम लोगों ने एक चाकू लिया और चाकू को जो है इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर रख के इसको काट दिया, ठीक है ना। तो कटने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा जो ड्राइंग मेरा बहुत ही घटिया है, लेकिन फिर भी कोशिश, ये कुछ इस तरह का आधा आधी कट गया है, तो कुछ इस तरह का बचेगा। तो देखिए, यहीं पे आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब आप चाकू लेके इसको ऊपर के सरफेस में काटे, तो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स जब लगता है तो इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। और तो बताइए, तो ये वाला सरफेस जिसको चाकू काटा है, हाँ, जिसपे चाकू कैसे ऐसे सटते हुआ गया होगा, है ना, ऐसे काटते हुए उसको गया होगा, ऊपर का सरफेस को ऐसे काटता हुआ गया होगा, है ना, ऐसा काटता हुआ गया होगा। तो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे जो स्ट्रेस होगा वो होगा शियर स्ट्रेस। ये वाला जो सरफेस होगा, इस पे कौन सा स्ट्रेस होगा? ये शियर स्ट्रेस वाला सरफेस होगा। और ये वाला जो सरफेस होगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस वाला सरफेस है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोग शियर और नॉर्मल समझ गए होंगे। इसको एक और तरीके से समझा सकता है कि वो स्ट्रेस जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो, उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। फोर्स के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस जो फोर्स के पैरेलल होता है उसको कहते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। खैर, ये अभी सोम में भी हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही जानना काफी रहेगा। इतना याद रखिएगा कि वो स्ट्रेस जो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, और जो फोर्स के पैरेलल होता है उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे, तो जैसा कि अभी हम आपको बताए कि नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा,
वही होगा नॉर्मल फोर्स बटा एरिया, यही होगा ना जी। तो शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला भी तो होगा शियर फोर्स बटा एरिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम यहाँ से आपको शियर स्ट्रेंथ निकाल के दिखा सकें, ठीक है ना। तो इस शियर फोर्स को इधर लेके आइए, शियर फोर्स को इधर लेके आइए। शियर फोर्स बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, शियर फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया, आ रहा है बोर्ड में, हाँ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो शियर फोर्स बराबर क्या होगा, शियर फोर्स बराबर क्या, शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इसी शियर फोर्स को तो हम लोग बताएं किसको स्ट्रेंथ कहते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ भी इसको कह सकते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ या शियर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। और एक और बात यहाँ पे जान लेंगे कि शियर स्ट्रेस को ही हम लोग कहते हैं, को डिनोट करते हैं हम लोग टाउ भी एफ से, और एरिया तो एरिया होता है, ठीक है। इतना जानकारी काफी है मेरे ख्याल से, समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब आगे चलते हैं। स्ट्रेस का बेसिक जानकारी लेने के बाद अब हम लोग का जो टारगेट है सीखने का, वो सीखने का टारगेट है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, कि रिवेट के अंदर का जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे निकलता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना सीखेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में हम लोग दो चीज निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं। पहला तो हम लोग निकालते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, क्या निकालते हैं भाई, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं। दूसरा क्या निकालते हैं भाई, दूसरा निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालने से। तो क्यों निकालते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, पहले ये समझिए, ठीक है ना। तो एक लैप जॉइंट बनाइए पहले, ठीक है, ठीक है। ये एक सिंगल रिवेट लगा हुआ है इसमें मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ लोड भी फोर्स भी लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। एक स्थिति ऐसा होगा कि जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस का जो क्षमता है, यानी कि परमिसिबल शियर जो झेल सकता है रिवेट, उससे ज्यादा इस पे लोड लग गया, उससे ज्यादा इस पे लोड लग गया। तो परमिसिबल कितना होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है ना, कि एक रिवेट का परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, स्ट्रेस कितना होता है, कितना झेल सकता है वो। तो अगर उससे ज्यादा आ गया तो इस रिवेट का क्या हाल होगा आपको पता है, इस रिवेट का हाल हो जाएगा, पहले ही ऐसा है अब बाद में ही कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए ई मतलब अलग हो गया, टूट गया, समझे। यही शियरिंग प्लेन होता है, यही इसका शियर प्लेन कहता है, यहीं पे इस बेचारा को तकलीफ झेलना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स के पैरेलल आप देख रहे हैं ना, फोर्स है, फोर्स के पैरेलल फोर्स के पैरेलल ही लगता है शियर स्ट्रेस, हमको पता है। तो इसी की वजह से यहाँ इतना आया, परमिसिबल से ज्यादा हो गया, ये बेचारा टूट गया, ठीक है ना। तो इसको, इस रिवेट का शियरिंग स्ट्रेंथ कितना है ये पता अगर हम लोग को करना है, तो देखते हैं कैसे कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को पहले से पता है भाई कि शियर स्ट्रेस बराबर होता है शियर फोर्स बाय एरिया, ये तो सुन सुन के पक गए होंगे आप लोग। शियर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स है ना, तो शियर फोर्स बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं, टाउ वी एफ से, और एरिया क्या होगा। तो अभी आप लोग देखे होंगे कि रिवेट कैसा है, रिवेट गोल है, रिवेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो जाएगी, जहां से टूटा हो कैसा है, गोल ही होगा ना। मान ली टूट के अलग हो गया यहाँ पे, तो ई वाला एरिया कैसा है, ये वाला, ये एरिया है ना, ये राउंड बार है, तो राउंड बार है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का पाई/4 डी स्क्वायर, तो नंबर 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का। कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला आपको सिखाना था, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का फॉर्मूला। तो इसमें एक और बात और है, इसमें एक और बात क्या है
कि अगर मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि इसमें हम लोग फिर से एक लैप जॉइंट बनाते हैं, है ना, और इसमें दो रिवेट लगा हुआ है, दो रिवेट लगा हुआ है और ये रिवेट फेल हुआ है, तो फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ देखना होगा शेयरिंग प्लेन कितना है, तो यहाँ दो शेयरिंग प्लेन है, तो यही फार्मूला में क्या होगा, दो आगे से गुना हो जाएगा। यही रिवेट 3 को रहता तो यहाँ आगे 3 हो जाएगा। तो जितना शेयरिंग प्लेन बनते जाएगा तो आपको बस यहाँ 1 2 3 आगे बढ़ाते जाइएगा। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। देख लीजिए कि पहले तो ये चीज दिखाया कि शेयर स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, शेयर फोर्स बराबर शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। फार्मूला कैसा है आपको पता है, शेयर स्ट्रेस को टाउ वीएफ लिख दिए, एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, क्योंकि रिवेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कैसा होता है, वो गोल होता है। ठीक है, अच्छा, ये सिंगल शेयर में था, ये वाला जो है सिंगल शेयर में है। डबल शेयर में रहेगा तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, इन डबल शेयर 3 को रहेगा रिवेट तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। तो बियरिंग का मतलब क्या होता है? बियरिंग का मतलब होता है हम किसका बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, रिवेट का बियरिंग क्षमता, यानी कि रिवेट के सहने की शक्ति, रिवेट की सहन शक्ति। रिवेट इन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। तो इसको कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग? तो फिर से एक लैप जॉइंट बनाइए। लैप जॉइंट बट जॉइंट में सब चीज सीख सकते हैं, लेकिन लैप जॉइंट में आसानी होता है साइड व्यू बनाने में, तो आराम से लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बियरिंग फेलियर कहाँ पे होता है ना, बियरिंग फेलियर होता है आपको रिवेट का ये वाला हिस्सा में, या तो ये टूट जाएगा, ऊपर वाला टूटेगा, या तो नीचे वाला टूटेगा, कोई एक ही टूटेगा। ठीक है ना, बियरिंग फेलियर। ठीक है, तो बियरिंग फेलियर में क्या करते हैं कि फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। तो अगर आपको बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना हो, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, यही बात है ना जी। तो बियरिंग स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा पी एफ से, और एरिया जो लेंगे इसका, तो ई कितना है यहाँ से यहाँ तक, टी थिकनेस नहीं होगा जी, यही होगा ना, टी थिकनेस का प्लेट है, यहाँ पे टी थिकनेस है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका डायमीटर है, तो डी इंटू टी यही एरिया होता है। कहानी खत्म। तो बियरिंग स्ट्रेस का भी फॉर्मूला, बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जान गए। ठीक है, अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, फॉर्मूला भी पूछा सकता है कि मिनिमम ऑफ शियरिंग और बियरिंग को क्या कहते हैं। तो शियरिंग और बियरिंग का मिनिमम वैल्यू का, इस दोनों में से जो वैल्यू कम आएगा, हम न्यूमेरिकल भी एक कराएंगे, उसी को कहते हैं हम लोग रिवेट वैल्यू। याद रखिएगा कि मिनिमम ऑफ शियरिंग एंड बियरिंग, यानी कि शियरिंग और बियरिंग निकालने पे जो वैल्यू दोनों में कम आएगा उसी को क्या कहते हैं, रिवेट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब तो ये तो हुआ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का बात है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में हम लोग दो चीज निकाले, क्या चीज निकाले, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग निकाले। अब हम लोग निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में दो चीज निकलता है, एक निकलता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, यानी कि सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो यहां देखिए, एक वो प्लेट लीजिए, ठीक है, ये प्लेट जो है, ये प्लेट बन गया, तो 3D फिगर टाइप का बनाने की कोशिश किया। तो ये क्या है, प्लेट का मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये जो साइज है इन्फिनिटी है, कितना लंबा है नहीं पता, ये प्लेट का साइज, ये साइन का मतलब इन्फिनिटी कितना लंबा है नहीं पता। प्लेट का विड्थ तो फिक्स है, ठीक है, और इसका थिकनेस भी फिक्स है, तो ये दो चीज तो हमको एरिया दे देगा, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला होता है वही स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ जो प्लेट का स्ट्रेस होता है, तो प्लेट पे कौन कौन चीज क्या 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 लगेगा, प्लेट पे या तो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस या तो कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, यानी कि या तो सिग्मा एसी लगेगा नहीं तो सिग्मा एटी लगेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। नॉर्मल स्ट्रेस क्योंकि दो प्रकार का होता है, अगर आपको पता हो कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है ना। एक होता है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, या तो खींच रहा होगा या दब रहा होगा प्लेट, इससे बेसी तो कुछ नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप सिग्मा एटी ले लीजिएगा तो ये स्ट्रेस इन टेंशन हो जाएगा, और सिग्मा एसी ले लीजिएगा तो स्ट्रेस इन
कंप्रेशन होगा तो हम लोग सिग्मा 80 ही लेते हैं, स्ट्रेस इन टेंशन मान लीजिए। और इसको एरिया क्या हो जाएगा, तो बी इंटू टी, तो ये फॉर्मूला निकल गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का। ठीक बात है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग। टीयरिंग मतलब फटने के विरोध में कितना क्षमता है स्ट्रेस। टीयरिंग मतलब फटना, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो देखिए कोई स्टील का प्लेट है ना, कोई स्टील का प्लेट में जितना कम रिवेट होल होगा ना, वो प्लेट उतना मजबूत माना जाता है। यानी कि अगर उसमें रिवेट आप होल कर रहे हैं तो एक तरह से जितना ज्यादा रिवेट होल कर रहे हैं उतना ज्यादा प्लेट की ताकत को कम कर रहे हैं। लेकिन रिवेट होल भी तो करना जरूरी है, क्योंकि कनेक्ट कैसे करेंगे अगर रिवेटिंग कैसे कनेक्ट करना है तो, ठीक है ना। तो इसी में अगर रिवेट होल हो रहा है तो उसके अंदर जो है फटने का जो है टेंडेंसी भी आ जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग कैसे निकलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग निकलता है कि इसको भी थोड़ा 3D फिगर टाइप का बनाने की कोशिश करिए, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये हिस्सा मतलब विड्थ है इसका, और क्या, ठीक है। ये टी थिकनेस है, पता ही है। और ये जो कितना लंबा है ये नहीं पता है, इसको इन्फिनिटी मान, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकलेगा, वही फिर से स्ट्रेस इंटू एरिया, वही चीज स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे कि एक एरिया तो फिक्स है बी, है ना। इस बी में कितना घट गया है प्लेट का एरिया, तो 2 गो इसमें होल है तो इसको 2D कर लीजिए, अगर 3 होता तो 3D कर लेते। तो बी में कितना चीज घटा है, 2 डाया घटा हुआ है, ठीक है। इसको फिर टी से गुना कर लिए तो एरिया बन जाएगा। स्ट्रेस में आप सिग्मा एटी डालिए चाहे सिग्मा एसी डालिए, वो आपका मर्जी। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग का। अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को जान लेने के बाद, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, ये दोनों का फार्मूला सीख लेने के बाद, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट सीख लेने के बाद, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग को सीख लेने के बाद, अब जो टर्म इंपॉर्टेंट सीखना है वो हम लोग को सीखना है एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है आपको शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग में जो वैल्यू मिनिमम होगा डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यहाँ लिखा है मिनिमम ऑफ शेयरिंग, बियरिंग, टीयरिंग डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, इसको कहते हैं हम लोग एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी हो गया। अब हम लोग सीखेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में। जैसा कि हम पहले कहे थे कि हम शियर का परमिसिबल स्ट्रेस बताएंगे, बियर का बताएंगे और टीयरिंग का बताएंगे। तो इसमें क्या है, इसको जैसे हमने याद किया है कि पहले आप याद कर लीजिए STB, ठीक है। S स्टैंड फॉर शेयरिंग, T स्टैंड फॉर टीयरिंग और B स्टैंड फॉर बियरिंग। शेयरिंग, टीयरिंग, बियरिंग, टेंशन वही टीयरिंग होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे याद करना है, इसका वैल्यू याद करना है 100, 100, 300। फिर क्या याद करना है 10% घटा के 90, 90, 300 का 10% घटाइएगा तो यानी कि 300 का 10% 30, बचेगा यहाँ 270। फिर याद कर लीजिए 80, 80, 250, इतना याद कर लीजिए। सारा यूनिट जो है स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। तो उसमें है, अभी है क्या चीज़, देखिए ये है ये चीज़ कि रिवेटिंग जब आप कर रहे हैं, कैसा रिवेटिंग कर रहे हैं, पावर ड्रिवन। पावर ड्रिवन करने का मतलब है कि मशीन से रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। पावर ड्रिवन रिवेटिंग कर रहे हैं। पावर ड्रिवन रिवेटिंग कहाँ कर रहे हैं, अगर वो पावर ड्रिवन रिवेटिंग आप कर रहे हैं वर्कशॉप में, ठीक है ना, तब STB का वैल्यू 100, 300 होगा। वही पावर ड्रिवन अगर आप फील्ड में कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकल जो होता है उस तरह से कर रहे हैं, तब हमको शेयरिंग का वैल्यू 90 लेना है, टीयरिंग का 90 लेना है और बियरिंग का 270 लेना है। और जब हम हैंड ड्रिवन रिवेटिंग कर रहे हैं तब वहाँ पर शेयरिंग का वैल्यू 80, टीयरिंग का 80 और बियरिंग का 250 लेना है। ये बहुत पूछा जाता है ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कि एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम रिवेट वैल्यू समझाएंगे और कुछ एक और वैल्यू है जो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब आगे यहाँ क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ ए लैप जॉइंट,
कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ ए लैप जॉइंट प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm एंड 25 mm, और दिया हुआ है टाउ वी एफ का वैल्यू और सिग्मा पी एफ का वैल्यू। बस यहीं से देखिए वैल्यू सब लगभग दिया हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लैप जॉइंट बोल दिया है, और लैप जॉइंट में बोल दिया है कि सिंगल रिवेट है, तो हम फटाक से ऐसा लैप जॉइंट बना लेंगे, उसमें सिंगल रिवेटिंग दे देंगे, ठीक है। उसमें फिर बोल दिया है कि भाई थिकनेस प्लेट का जो है एक ठो है 16 mm का और एक ठो है हमारा 25 mm का, ठीक है। तो इसका रिवेट वैल्यू बताओ, ठीक है। तो रिवेट वैल्यू क्या होता है हम आपको पहले बताएं कि शेयरिंग और बियरिंग का मिनिमम जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग रिवेट वैल्यू कहते हैं। तो इसको बनाने का अप्रोच कैसा होगा, तो जहां तक आपको याद होगा कि शेयरिंग का फार्मूला क्या है, π/4 d² इंटू टाउ वी एफ, है ना, यानी कि आपको डी चाहिए। और बियरिंग का फार्मूला क्या है, डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, चाहिए ना, डी चाहिए। और तो डी चाहिए, तो इसमें तो डी दिया ही नहीं है, डी का चर्चा नहीं, रिवेट का क्या वैल्यू दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी दिया ही नहीं है, तो डी निकालने का एक तरीका होता है कि अगर आपको प्लेट का थिकनेस दिया रहे तो एक अनविन्स फार्मूला यहाँ पे आता है। हम अनविन्स फार्मूला हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल यूज करके बताना चाह रहे थे। तो अनविन्स फार्मूला होता है 6.01 रूट टी, इसको 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अनविन्स एक और फार्मूला देता है 1.91 रूट टी, ठीक है। ये कब काम करेगा, जब आपका थिकनेस का वैल्यू अगर सेंटीमीटर में दिया हो ना, तब ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। और जब mm में दिया हो तो ये वाला फार्मूला तो है ही। तो ये अनविन्स फार्मूला तब काम आता है जब आपको रिवेट का डायमीटर नहीं दिया रहे, तो आपको निकालने में काम आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में 2 थिकनेस दिया है, ठीक है। एक T1 दिया है आपको कितना 16 mm दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है तो 25 mm। तो कौन सा वाला लेना है, तो देखिए जो कमजोर रहेगा वही वाला लेना है, यानी ये लेना है। तो ये लेना है, तो फिर क्या निकल के आएगा हमको नॉमिनल डायमीटर, तो हमको नॉमिनल निकल के आएगा कि 6 पॉइंट छोड़ दीजिए 6 इंटू रूट टी ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू टी का वैल्यू 16, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, ये 24 mm निकल के आ गया हमारा। क्या निकल के आया 24 mm, ये नॉमिनल डायमीटर निकल के आया है ना, नॉमिनल डायल निकल के आया है। लेकिन हम लोग को वो जो अभी जो फार्मूला लिखे थे हम लोग, वो जो शेयरिंग और बियरिंग का, जब उसमें बैठाने जाएंगे तो शेयरिंग का फार्मूला क्या है हमारा π/4 d² इंटू टाउ वी एफ, यही है ना। तो इसमें जो डी है ना, ये ग्रॉस वाला डी होता है, या फिर बियरिंग का फार्मूला डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ होता है ना। तो ये जो डी है ये ग्रॉस वाला डी है। तो ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको पता है कि ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर वो 25 से कम है तो उसमें कितना जोड़ेंगे, अगर वो 25 से कम है तो उसमें हम लोग 1.4 जोड़ देते हैं। तो ग्रॉस जाए निकालने के लिए कि नॉमिनल में प्लस करना पड़ता है 1.5। नॉमिनल हमारा 24 निकल के आया है, उसमें 1.5 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 25.5, ठीक है ना। तो बाकी तो बनाया हुआ है, बाकी देख लीजिए कैसे क्या करना है। सवाल हमारा दिया हुआ था कि लैप जॉइंट है, 16 mm थिकनेस और 25 mm थिकनेस दिया हुआ है, टाउ वी एफ का वैल्यू और सिग्मा पी एफ का वैल्यू दे दिया है। दिया हुआ था T1 16, T2 25, 16 25 दिखा दिए। अब हमको नॉमिनल डायमीटर निकालना है, क्योंकि डी दिया ही नहीं है तो हम कहाँ से शेयरिंग और बियरिंग निकाल पाएंगे। तो डी निकालने में हमको मदद किया अनविन्स फार्मूला 6 इंटू रूट टी, अगर टी का मान mm में दिया हुआ है, 1.91 रूट टी अगर टी का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ mm में तो दिया हुआ है ही, तो डी का मान हम लोग निकालिए 6 इंटू रूट टी, 6 इंटू टी का मान 16। हमेशा पतला वाला प्लेट लेंगे, ठीक है। 6 इंटू रूट 16, तो रूट 16 का मान 4 आ गया, तो 6 गुना 4 तो 24 mm। फिर ग्रॉस डाया निकल लेंगे हम लोग, तो नॉमिनल प्लस 1.5, क्योंकि 24 से कम है, 25 से ज़्यादा होता तो 2 जोड़ते हैं, चूंकि 25 से कम है तो 1.5 जोड़ेंगे तो 25.5 आ गया। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालते हैं, π/4 इंटू d² इंटू टाउ, ये फार्मूला होता है, फार्मूला में डाले तो कितना निकल के आया 51,044.625 न्यूटन निकल के आया। बेरिंग स्ट्रेंथ निकाले इसका तो निकल के आया 1,22,400। तब आप ही बताइए इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है, तो ये वाला वैल्यू मिनिमम है, तो रिवेट वैल्यू कितना हो जाएगा 51,044
न्यूटन। किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 51.04 किलो न्यूटन। ठीक है। हाँ,